हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने इससे पहले भी बहुत सारे मंथ के जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून है ना, इनके मंथली यानी कि फोर्टनाइटली हैंडआउट्स पढ़े हैं। साथ साथ हमने जीके मंत्रा को भी कवर किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जून जीके मंत्रा, यानी कि जो जून मंथ है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जीके मंत्रा में जो भी आपके इवेंट रहे होंगे, हम उन सबको एक साथ क्या करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जून जी के मंत्र आपको पता ही है कैसे पढ़ना है। इसमें कुछ इंटरनेशनल न्यूज होंगी, कुछ नेशनल न्यूज होंगी, ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स होगा, इवेंट्स होंगे, ऑथर्स होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से उसी सीक्वेंस में हमें इसे पढ़ना होता है। और इससे पहले हम काफी बार पढ़ चुके हैं हाउ टू रीड या हाउ टू लर्न जी के मंत्र, कैसे उसे पढ़ना है, कैसे उसे याद करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोर्शन आता है इसमें हमारा नेशनल। एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश। आपने देखा होगा कि जून के मंथ में हमारी जो एयर इंडिया है, ठीक है, बेसिकली जो एयर इंडिया है सबसे पहले स्टार्ट कब हुई थी तो याद रखना 1932 में। कौन लेकर आता है इसे? तो 1930s में मैं कह सकता हूं कौन लेकर आए थे, आपके टाटा ग्रुप लेकर आता है। ठीक है, और बाद में इससे जब हम आज़ाद हो गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो याद रखना 1953 में इसका क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन, और इसे बना दिया गया किसकी प्रॉपर्टी, देश की प्रॉपर्टी। फिर धीरे 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 टाइम पास हुआ। फिर आगे चल के इन जनवरी 2022 क्या होता है, आपका जो एयर इंडिया है उस एयर इंडिया को वापस से क्या कर दिया जाता है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है, यानी कि उसे वापस प्राइवेट कर देते हैं। और वापस कौन खरीद लेता है उसे? टाटा खरीद लेता है। तो अभी क्या हुआ, एज आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, है ना, हैंडआउट के अंदर भी ये न्यूज़ कवर की हुई थी। तो एयर इंडिया की एक फ्लाइट है एयर इंडिया 171, ठीक है, उसका जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, ठीक है, याद रखना फैक्चुअल डाटा है। वो रास्ते में क्या हुआ, उसके दोनों इंजन्स खराब हो गए, एक साथ बंद हो गए, और वो आपका बीजे मेडिकल कॉलेज जो है आपका, उसके हॉस्टल के हॉस्टल ब्लॉक के ऊपर गिर गया। और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई, जिसमें ऑलमोस्ट 242 पीपल तो उसमें थे, ठीक है, कुछ पैसेंजर भी थे, ठीक है, और कुछ उसमें क्रू मेंबर्स भी थे, और साथ साथ आसपास के 18 लोग और उसमें मारे जाते हैं। It is the first fatal full loss of Boeing 787 worldwide and India's deadliest air disaster since 1996. 1996 के बाद ये इंडिया में सबसे बड़ा एयर डिजास्टर था, ठीक है। और उसके बाद इसमें हुआ क्या था, आप सारी बातें जानते हो। यहाँ से जा रहा था अहमदाबाद से कहाँ पर, लंदन, और रास्ते में क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। उसका नाम याद रखना, ठीक है, कितने लोग थे, कितने बच्चे थे उसमें, टोटल 11 बच्चे थे, ठीक है। किस दिन की बात है तो याद रखना आपके 28 जून की बात है, ठीक है। तो ये जस्ट बेसिक बातें याद रखना है। इसका जो इसके अंदर याद रखना है एक ब्लैक बॉक्स पाया जाता है, ठीक है, और ब्लैक बॉक्स जो होता है इसके लास्ट टेल वाले हिस्से में होता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कैबिन की जो कन्वर्सेशंस है वो होती हैं, इंजन के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो ताकि ये पता लगाया जा सके कि उससे उस इंसिडेंट का रीजन क्या था ना, तो उसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। बट ओरिजिनली इसका कलर ब्लैक नहीं होता है, बस नाम ही ब्लैक बॉक्स है। ये आपका ऑरेंज कलर का होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहा था, ठीक है। 242 लोग थे इसमें, 230 पैसेंजर थे, 12 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 2 पायलट थे और 10 कैबिन क्रू होते हैं, ठीक है। 169 इंडियन थे, 7 पुर्तगीज पीपल थे, 53 ब्रिटिश पीपल थे, और एक इसमें कनेडियन भी था, ठीक है। तो जस्ट फैक्चुअल डाटा है, आपको याद ही रखना है, ठीक है, जस्ट रीडेबल है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बातें याद रखना। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया AAIB is the state of occurrence investigator under International Civil Aviation Organization, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो एलिगेशंस थे वो किस पे लगाए गए, पायलट के ऊपर, है ना, कि हो सकता है क्योंकि जब इनकी आपने पढ़ा होगा कि जब इनकी वो आती है उसकी ब्लैक बॉक्स की जब डाटा बाहर आते हैं तो पता चलता है कि एक पायलट दूसरे से कह रहा होता है कि क्या तुमने इंजन बंद किया, उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं किया, और उसके बाद तुरंत क्रैश हो जाता है। तो मे भी इन लोगों ने किसको ब्लेम करने की कोशिश की, पायलट को, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, तो सिंपल से याद रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे।
ठीक है। इंडियाज लेटेस्ट यूएस ओएपी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्कोर इज 85.65% फ्रॉम 69.95% इन 2018। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये उसकी इमेज है। शिकागो कन्वेंशन हुआ था 1944 में, जो क्या कहता है, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 7th of December 1944 by 52 states. The convention establishes principles of the sovereignty over national airspace, uniform air navigation rules and the creation of international civil aviation organization। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे ना, जस्ट रीडेबल है। उसके बाद एज यूजुअल 5 MCQ क्वेश्चंस हैं, आप उनको साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, हम उसके दूसरे न्यूज़ को पढ़ लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेनाब रेल ब्रिज इनोग्रेटेड बाय द PM, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। आप फैक्चुअल डाटा याद रखना। चेनाब जो रिवर है किसका पार्ट है? इंडस वाटर ट्रीटी का, आप जानते हो। सबसे ऊपर झेलम है, देन आपके इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। तो इस चेनाब रिवर के ऊपर जम्मू कश्मीर में क्या बनाया गया तो समझना। ऑन June 6, 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर्मली ओपन द चेनाब रेल ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी हाइट है लगभग 359 मीटर। ठीक है, जो कि 35 मीटर ज्यादा लंबा है। किससे? आईफल टावर से ऊंचा है, ध्यान रखना। मेकिंग इट द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन द अर्थ। तो वन लाइनर में आप याद रख सकते हो। ठीक है, कितने पैसे लगे इसमें? 43,780 करोड़ रुपए लगे हैं। ये आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है आपका USBRL उसी का पार्ट है। ठीक है, ऑल वेदर रेल कनेक्शन से कनेक्ट करेगा किसको? जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो बेसिक सी बातें याद रखना। 2 स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड वंदे भारत ट्रेन्स वर साइमल्टेनियसली फ्लैग्ड ऑफ between Katra and Srinagar, marking the first through passenger service via the new bridge। ठीक है, यहाँ से आपकी ट्रेन भी चला दी गई है। तो कुछ ऐसा है, ये बना हुआ है। ठीक है, ऊपर से ट्रेन वगैरह पास हो जाती है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है, ये भी याद रखना। आर्क मतलब ऐसे बना हुआ है। ठीक है, हिस्टोरिकल। ठीक है, द आइडिया ऑफ गिविंग द कश्मीर वैली थ्रू रेल लिंक डेट्स बैक टू महाराजा हरि सिंह। जो महाराजा हरि सिंह थे उनका सपना था 1 स्टील रोड फ्रॉम द प्लेन्स टू श्रीनगर, है ना। तो उसी को पूरा करने के लिए हमने इसको बना दिया। तो सिंपल सी हिस्टोरिकल बातें भी इसमें याद रखने के लायक लिखी हैं। 1994 में प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव हैड ऑथराइज्ड एन एक्सटेंशन फ्रॉम उधमपुर टू बारामूला, implicitly accepting that a bridge somewhere across the Chenab Gorge would be इनएविटेबल। उसके बाद बना दिया गया। तो सिंपल फैक्चुअल डाटा याद रखनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेंथ 1.32 किलोमीटर है। ठीक है, नंबर ऑफ स्पैन 17 है। 120 साल की लाइफ है उसकी। 359 मीटर है वो। ठीक है, 1486 करोड़ रुपए की लागत से बना है। -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री टेम्परेचर तक को वो सहन कर सकता है। विंड स्पीड आपकी लगभग 266 किलोमीटर पर आवर को वो बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, इतना जरूर याद रखना। नेक्स्ट आते हैं ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025। क्या है, पढ़ना थोड़ा सा। इंडियाज ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025 released for public comments on 27th of May 2025 proposed the first complete overhaul of the country's property registration law since the colonial era registration act 1908। यानी कि अंग्रेजों के टाइम का जो 1908 का नियम था, रूल था, उसको हटाकर हम एक नया रजिस्ट्रेशन बिल लाने वाले हैं जिसमें हम कुछ नए टाइम के हिसाब से चेंजेस करना चाहते हैं। By shifting all document registration to an end-to-end digital platform, expanding the list of compulsory registrable deeds and creating tougher criminal penalties, the draft aims to make land and asset transactions faster, cheaper, more transparent and nationally interoperable। आपको इसके अंदर लगभग प्राइम मिनिस्टर का सपना है। इट इन द 100-day रिफॉर्म पैकेज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ऑन द 13th of May। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे आप UPI ट्रांसफर करते हो ना, स्कैन मारा पैसा चला गया, उतना ही आसान हो जाएगा जमीन को खरीदना और उसको रजिस्टर करना। तो उसके लिए एक नया बिल लाने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं है। तो क्या है, 1908 में आया था। ठीक है, ये पेपर बेस्ड था, मैनुअल इंडेक्स थे। अभी जो आ रहा है 2025 में ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल सीक्स टू कोडिफाई 15 years ऑफ द पायलट ई-गवर्नेंस वर्क। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना है आपको। ठीक है,
मैनुअल वर्क जो था उसको ख़त्म करके क्या किया जाएगा, डिजिटल ही कर दिया जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा किसके लिए, ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन करना। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, एंड पब्लिक एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया सीक्स पॉज ऑन इंडस वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट विद पाकिस्तान। आप ये भी जानते हो, इंडिया हैज आस्क्ड द वर्ल्ड बैंक टू पुट ऑन होल्ड बोथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ट्रैक्स, द न्यूट्रल एक्सपर्ट इंक्वायरी एंड द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑन पाकिस्तान्स ऑब्जेक्शंस टू द किशन गंगा हाइड्रो पावर, ठीक है। और दूसरा जो रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर द प्रोसेस नो लॉन्गर हैव ए ट्रीटी बेसिस आफ्टर न्यू दिल्ली प्लेस द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो हुआ था ना पहलगाम के बाद हमने क्या कहा था कि हम पानी नहीं बहने देंगे, है ना। मोदी जी ने भी कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, तो हमने पानी रोक दिया। तो अब हम उसके ऊपर क्या बना रहे हैं, देखो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, ठीक है, इंडस, झेलम, चिनाब और रावी, ब्यास, सतलुज, ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान ले सकता है और 20% पानी विल बी शेयर्ड विद द इंडिया, ऐसा था। तो हम उस पर क्या कर रहे थे, रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहे थे, किशन गंगा लगा रहे थे। तो अब हमने कहा कि देखो हम लगाएंगे क्योंकि हमने पानी देने से मना कर दिया, हम पानी को शेयर नहीं करेंगे, तो हम डैम वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी करवाने वाला कौन था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। लेकिन मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक। तो याद रखना वर्ल्ड बैंक वाज मीडिएटर। ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। Sovereign right of suspension, citing the doctrine of material breach under the Vienna Conventions on Treaties, India says Pakistan's alleged use of terror nullifies reciprocal obligations, giving India the right to suspend performance pending renegotiation, ठीक है। नाइदर पार्टी में यूनिलेटरली टर्मिनेट, सस्पेंड और विड्रॉ। याद रखना ये भी था कि कोई भी एक पार्टी उसे यूनिलेटरली क्या नहीं कर सकती है, सस्पेंड नहीं कर सकती है। लेकिन भारत ने कह दिया, बोला हम खून और पानी एक साथ नहीं बहने देंगे, और ये हम काफी बार पढ़ चुके हैं। ये आपका किशन गंगा प्रोजेक्ट है, ये आपका रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है। किशन गंगा इस नदी पर है और ये आपका चिनाब रिवर पर बना हुआ है, दोनों ही बेसिकली चिनाब पर है, ठीक है। आपका जो किशन गंगा है वो 330 मेगावाट का है, आपका जो रेटल है वो लगभग 850 मेगावाट का बना हुआ है, ठीक है। जस्ट रीड कर लेना, बाकी सब रीडेबल है क्योंकि हम इसे पहले डिस्कस कर चुके हैं एक बार। इंडियाज फर्स्ट हाउस होल्ड इनकम सर्वे, ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, हमने हैंडआउट में पढ़ा होगा, है ना। India has set the stage for its first ever All India Household Income Survey scheduled for the field work in early 2026। तो इंडिया क्या करना चाह रहा है, हाउस होल्ड इनकम सर्वे करवाने का प्लान कर रहा है, जो कि आपके अर्ली 2026 में होगा। Steered by a new technical expert group headed by the economist डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला। तो कौन उसे लीड करेंगे, सुरजीत एस भल्ला उसे लीड करने वाले हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज द ड्राफ्ट सर्वे कॉन्सेप्ट note and form the TEC on 23rd of the June 2025, inviting public and state comments until 25th of the July। ठीक है, इसमें देखा जाएगा कौन आदमी कितना पैसा कमा रहा है, वेजेस से कितना कमाता है, एग्रीकल्चर से कितना कमाता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से कितना कमा रहा है, प्रॉपर्टी से कितना कमा रहा है, ट्रांसफर एंड इनफॉर्मल अर्निंग उसकी कितनी है, क्योंकि हमारे इंडिया में एक्चुअल में अर्निंग पता ही नहीं चलती है। ठीक है, जब पूछने आते हैं कि भाई घर में कौन क्या करता है, तो आपने देखा होगा कि लोग झूठ बोल देते हैं, है ना। अगर जॉब भी कर रहे होंगे तो कह देंगे खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल में सरकार के पास डाटा नहीं होता, तो पता ही नहीं चलता एक्चुअल में कितनी अर्निंग हो रही है कितनी नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम हाउस होल्ड इनकम सर्वे करवा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। रिजर्व बैंक कंज्यूमर फाइनेंस सर्वे 1970-71 में करवाया था। इसमें इन्होंने 7 सिटीज को कवर किया था एंड डिड सक्सीड इन मेजरिंग वेजेस, बट इट्स अर्बन बायस मेड इट यूजलेस फॉर नेशनल अकाउंट्स। ठीक है, 1983-84 में भी करवाया गया था इंटीग्रेटेड हाउस होल्ड सर्वे, ठीक है, जिसको NSSO ने करवाया था। रैन ए 2-part पायलट रिपोर्ट्स 390 and 398 इन द 4 states to collect full income, consumption and saving. Analysts found net business income understated by the 32%। ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस 2024 रिपोर्ट कहती है प्लेस्ड इंडिया 154th ऑन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन
पार्टली बिकॉज लैंडर्स लैक ट्रस्टवर्दी हाउस होल्ड इनकम। तो भारत की रैंक किस में रखी गई थी? तो 154 पर रखी गई थी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन स्टैटिस्टिक्स फॉर्मली रिकमेंडेड एन इनकम सर्वे टू क्लोज द करंट ब्लाइंड स्पॉट citing inconsistencies between PLFS wage data and the tax return aggregates। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, है ना। तो सिंपल याद रखना कि इंडिया अगले साल से कराने का प्लान कर रहा है। हाउ इंडिया एडिड मोर देन 3500 किलोमीटर टू इट्स कोस्ट लाइन। तो देखो, अगर आप इंडिया की कोस्ट लाइन को ढंग से देखोगे तो ये हमारी क्या है? कोस्ट लाइन है, ठीक है, जिसमें 5 स्टेट इधर है, 4 स्टेट इधर है ना। इधर आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। इधर आपका वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। तो पहले हम पढ़ते थे टोटल कोस्टल लाइन थी 6100 किलोमीटर। अगर मैं इसमें अंडमान निकोबार और इसमें लक्षद्वीप को जोड़ देता हूं तो ये कितनी हो जाती थी? 7516.7 किलोमीटर हो जाती थी। अब एक नया डाटा आया, हमने दोबारा से इसको अच्छे से मेजर किया तो पता चला ये 11098 किलोमीटर के आसपास हो चुकी है। लगभग 11098 किलोमीटर हमारी न्यू कोस्टल लाइन हो चुकी है। तो बस फैक्चुअल डाटा में याद रखना है। सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर किसकी होती है? तो आप जानते हो गुजरात सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता था 1214 किलोमीटर। अब ये डाटा थोड़ा सा बदल चुका है। गुजरात अब कितनी कर रहा है? 2340.62 किलोमीटर। सबसे कम गोवा करता था 101, अब गोवा 193.95 किलोमीटर बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया था हमने? लिडार, ठीक है, बैथीमेट्री एंड ड्रोन ऑर्थोमोसाइक, ठीक है, इनसे इसको चेक किया था लिडार टेक्नोलॉजी से, ये भी याद रखना। 2019 कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन विच mandates 200 मीटर एंड 500 मीटर सेटबैक बफर्स फर्दर ऑब्लिग प्लानर्स टू डेलिनिएट द शोर लाइन विद पार्शियल लेवल प्रेसिजन। यानी कि बहुत अच्छे से जब इसको प्रेसिजन के साथ किया गया तो हमारी यहाँ पर ये डाटा निकल के आते हैं। तो सिंपल से याद रखना है, ठीक है। गुजरात पहले इतना था 1200 के आसपास, 2000 से ऊपर चला गया, ठीक है। सबसे कम कौन था? आपका गोवा, ठीक है, जो कि 101 से 106 के पास पहुंच गया। तो जस्ट डाटा याद रखना है आपको, ठीक है। पहला कौन है, लास्ट कौन है, जैसे हम पहले पढ़ते थे, और टोटल कोस्ट लेंथ कितनी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्स रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स अहेड ऑफ द बिहार इलेक्शंस। ये आप जानते ही हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, काफी बार हमने पढ़ा भी है, कब बना था? 25 ऑफ द जनवरी 1950। इसलिए 25 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आर्टिकल क्या होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो याद रखना आर्टिकल 324 में इसके बारे में लिखा है। पहले ये 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, आज के दिन ये 3 मेंबर बॉडी है। पहला इसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है, हमने काफी बार पढ़ा भी है, पूरे साल से भी यही पढ़ते आ रहे करंट अफेयर में। अगर आप द हिंदू वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा। आज के टाइम पर 1+2 की स्ट्रक्चर है। एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारा? तो आप जानते हो, भली बात ही, काफी न्यूज में रहते हैं, ज्ञानेश कुमार। और 2 अलग आपके इलेक्शन कमिश्नर है। एक का नाम क्या है? तो एक का नाम है विवेक जोशी, ठीक है, विवेक जोशी। और दूसरा कौन है इसमें? तो याद रखना आपका दूसरे कौन है इसके अंदर? सुखबीर सिंह संधू, सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। और अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले थे तो इन्होंने क्या किया? SIR किया। व्हाट इज SIR? व्हाट डू यू मीन बाय SIR? तो याद रखना स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि वहां पर ये देखना था कि जो 18 साल का हो चुका है, ठीक है, जो वोट देने लायक है। आपको पता है वोट देने की उम्र पहले 21 ईयर होती थी, बट 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 से हमने वोटिंग एज को क्या कर दिया था? 21 से 18 साल कर दिया था। तो ये देखना है कौन वोट देने लायक है। उसके लिए इन्होंने कहा कि राशन कार्ड नहीं देखेंगे, आधार कार्ड नहीं वैलिड होगा, यू हैव टू सबमिट द बर्थ सर्टिफिकेट और 10th की मार्क सर्टिफिकेट। अब बहुत से लोग जो है बिहार के वो क्या करते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं, है ना, माइग्रेशन बहुत है वहाँ पे जॉब के लिए, जो भी है ना, पॉवर्टी बहुत है, गरीबी बहुत है, तो लोगों के पास 10th नहीं कर रखी 50% लोगों ने। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत से लोग बनवाते नहीं है, तो बहुत से लोगों को वहां से बाहर कर दिया गया। तो बिहार में क्या किया गया? SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उसके ऊपर काफी मैटर भी हो रखा है। लगभग 65 लाख प्लस लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया गया था, ये भी आप जानते हो।
under its as sweep systematic voters education and the electoral participation umbrella, the CEO's office will run community meetings in panchayats, radio jingles and social media infographics to explain form filling and acceptable documents। तो वही सब बातें हो रही हैं, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया था, ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? वही जनवरी 25, वोटर्स डे, ठीक है। अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड द डिपेंडेंसी, तो आप जानते हो इनको अपॉइंट कौन करता है। तो उनकी एज क्या होती है? 65 ईयर्स एज, या फिर 6 साल का उनका क्या होता है? टेन्योर होता है, ठीक है, जो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन अपॉइंट करने के लिए काउंसिल बनी होती है। जिस काउंसिल में एक होता है सीजीआई, एक होता है प्राइम मिनिस्टर, एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन इन्होंने क्या किया, लास्ट ईयर इससे चेंज किया, बोले सीजीआई की जगह कौन होगा? कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर तो होंगे ही होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो यहाँ से 2:1 में जो बनाया जाएगा उसे बना देंगे। तो क्या खत्म कर दी? ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी, ठीक है। इसके ऊपर भी डाउट डिस्प्यूट चल रहे हैं। आजकल वोट चोरी के एलिगेशंस लगे हुए हैं हमारी रूलिंग पार्टी के ऊपर, वो सारी न्यूज आप जानते ही हो, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? तो इसके अंदर हैज नो स्टैट्यूटरी फोर्स, सुप्रीम कोर्ट जूरिस्प्रूडेंस रिकॉग्नाइज द कमीशंस अथॉरिटी टू एनफोर्स इट बाय लेवरेजिंग आर्टिकल 324, इसी में एमसीसी लिखा है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या नहीं कर सकते, जब एमसीसी लग जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो आप क्या नहीं कर सकते? प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब बातें लिखी हुई, क्या काम करता है क्या नहीं करता है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमने हमारी पॉलिटी में पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है उसका क्या क्या काम होते हैं ना, कितनी पार्टीज को रिकॉग्निशन वही देता है, कितनी नेशनल पार्टीज हैं, 6 नेशनल पार्टीज है, कितनी स्टेट पार्टीज हैं, 50+ स्टेट पार्टीज है, टोटल 2754+ पार्टीज है। ये सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है, ठीक है। इंडियाज ईवी लोकलाइजेशन पॉलिसी, देखो अगर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल्स चलें, ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को बचाया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, तो हमें क्या करना होगा? ई व्हीकल्स पे जाना होगा। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक डोमेस्टिक ईवी पॉलिसी लानी होगी। तो क्या कह रहा है? On 2nd of June 2025, the Ministry of Heavy Industries notified the scheme to promote manufacturing of electric passenger cars in India। जैसे आपने देखा होगा ना, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने जो आपकी सुजुकी की जो विटारा कार है ना, जो कि ई विटारा के नाम से ना, जो इलेक्ट्रिक पे चलेगी, उसको लगभग 12 यूरोपियन कंट्रीज में बेचा जा रहा है। और मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था कि हम क्या करेंगे, हमारे डोमेस्टिक लेवल पे ई व्हीकल्स बनाकर दुनिया भर में बेचेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए, कटिंग द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन हाई एंड फुली बिल्ट ईवीज टू 15% फॉर 5 ईयर्स। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि अभी जो ईवी कार है वो लगभग 70 से 110% टैक्स लगता है जब बाहर से इंपोर्ट करके आती है। तो क्यों ना हम उसको जो टैक्स उसको 15% कर दें, बट ओनली फॉर फर्म्स दैट इन्वेस्ट एटलीस्ट 4150 करोड़ रुपए। लेकिन सिर्फ उस कंपनी की गाड़ी को करेंगे जो यहाँ पर लगभग 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। सोचो कल को सोचो कि आपकी जैसे कंपनी है BYD, वो भारत में 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दे, प्लांट लगा ले, और फिर उनके वहां से बने हुए प्रोडक्ट को हम यहाँ पर 10% जो टैक्स है उससे 15% टैक्स कर दें। तुम सबके पास क्या हो जाएगी? MG हेक्टर, अगर मैं MG की बात करूँ, BYD की बात करूँ, सबके घर में BYD आ जाएगी। क्यों? टैक्स इतना कम हो जाएगा। तो हम ईवी की तरफ भी अच्छे से जा सकते हैं, जिस एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते हैं। लेकिन नहीं, सरकार को दोनों हाथ में लड्डू रखना है ना, उसे महंगी भी बेच रही है और वो कहती है ईवी पे भी चले जाओ, है ना। तो उसे कम करना पड़ेगा, तभी हम एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे, ठीक है। तो ये सब बातें लिखी हुई है। शॉर्ट टर्म अफोर्डेबिलिटी, पेनिट्रेशन, ब्रॉडर मोबिलिटी कॉन्टेक्स्ट, है ना। लालच देंगे तो लोग आएंगे तो यहाँ पर कम करेंगे। डोमेस्टिक चैंपियंस वोन दैट द ड्यूटी वेवर could tilt the playing field towards foreign capital and high-end imports। ये कह रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो बाहर के सब लोग भारत में आ जाएंगे और भारत में जो डोमेस्टिक जो प्लांट है वो क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे टाटा, महिंद्रा, ये सब है ना, क्योंकि लोग फिर उनको खरीदना ज़्यादा बेहतर पसंद करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर जो इंडियन मैन्युफैक्चरर उनके साथ प्रॉब्लम यही है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं देते हैं, ठीक है। तो लोग दूसरे प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। अगर यही सब चीज़ें, है ना, टाटा देने लगे, महिंद्रा देने लगे सस्ते दामों पर, तो लोग ले लेंगे, है ना। India's Goa and Mizoram achieves full functional literacy under the उल्लास। ये भी हमने एडिटोरियल में अच्छे से डिस्कस किया था, ये भी हमने हैंडआउट में पढ़ा था कि जो गोवा और मिजोरम है उन्होंने फुली फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर ली है। क्या होती है फुली फंक्शनल लिटरेट? तो सिंपल याद रखना, कोई ऐसा पर्सन
जो किसी एक पर्टिकुलर भाषा में बोल ले, समझ ले, लिख ले और पर डे के काम कर ले, पर डे की कैलकुलेशन कर ले, बेसिक डेली कैलकुलेशन करने में कैपेबल है, वो आदमी क्या हो, फुली फंक्शनल लिटरेट है। ठीक है, तो गोवा और मिजोरम इसमें ऐड हो चुके हैं, एक त्रिपुरा भी है। तो भारत के 3 स्टेट हैं जो फुली फंक्शनल लिटरेट बन चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कौन से प्रोग्राम के अंडर हुआ ऐसा? उल्लास। अब आप कहोगे सर उल्लास क्या है? तो उल्लास बस इतना याद रखना, हमारे यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन कितनी जगह पर डिवाइड है? 3 जगह पर डिवाइड है ना। आर्टिकल 21 के ए में भी लिखा है, फंडामेंटल राइट भी है आपकी एजुकेशन, आप जानते हो। ठीक है, आपके आर्टिकल 45 में भी लिखा है, जिसमें 0 to 6 ईयर के बच्चे को एजुकेशन दी जाती है, डीपीएसपी का पार्ट है। 6 to 14 ईयर तक के बच्चे को एजुकेशन देना कंपलसरी है, वो फंडामेंटल राइट बना रखा है। और उनके पेरेंट्स की ड्यूटी है, तो आर्टिकल 51 के ए में भी डाल रखा है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं। ठीक है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट आई है ना, आपने शायद नाम सुना होगा, प्रथम एनजीओ। उस प्रथम एनजीओ की एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोग, बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 18 ईयर एज में है, बट वो इलिटरेट है। तो हमारी सरकार ने 2023 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, और इसे कहा गया उल्लास। ठीक है, और इसी के अंदर आपके इन्होंने ईच वन टीच वन है ना, और लिटरेसी एट योर डोर स्टेप नाम के प्रोग्राम चलाए, सबको एजुकेट किया, सबको लिटरेट किया, और गोवा और मिजोरम ने फुली फंक्शनल लिटरेसी का स्टेटस पा लिया। ठीक है, अब यूपी क्यों नहीं हो सकता? पॉपुलेशन बहुत है ना, बहुत मेहनत लगेगी। ये छोटे स्टेट थे तो इनको कवर कर लिया गया, ये याद रखना। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2024-2025, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई जिसमें इन्होंने कहा कि इनका जो सरप्लस ट्रांसफर है वो कितना हो चुका है? 2.69 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ठीक है, ये इस वाली न्यूज़ को हम लोगों ने इससे पहले वाले हैंडआउट में पढ़ा था और उससे पहले वाले हैंडआउट में भी पढ़ चुके हैं कि जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है, और सेंट्रल बैंक होने के नाते ये बना कब था? 1935 में। ठीक है, यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन पे। फिर हमने 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया था और इसे नेशनल बैंक बना लिया था, सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसने इस बार सरकार को कितना पैसा कमा कर दिया? 2.69 लाख करोड़ रुपए कमा के दिया, क्योंकि ये जो कमाता है भारत सरकार को ही देता है, क्योंकि भारत सरकार की क्या होता है? प्रॉपर्टी है, बेसिकली नेशनलाइजेशन कर रखा है, जैसे रेलवेज होती है। ठीक है, सिंपल सा ऐसे याद कर लेना। और इससे पहले 2-3 हैंडआउट में इसको हमने लगातार पढ़ा भी है, तो मुझे नहीं लगता इसको पढ़ने की अभी नीड होनी चाहिए। आरबीआई के बारे में आप अच्छे से जानते ही हो, क्या करता है क्या नहीं करता है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप जानते हो 2016 में बनी थी, 6 मेंबर होते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब डिसाइड करते हैं। ठीक है, 4 साल में 4 बार मीटिंग होना कंपलसरी है, 6 बार करते हैं। ठीक है, हेड कौन होता है? एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो आपका जो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है उसका हेड होता है। यूपीआई वगैरह का काम करता है। इंडियाज रियल टाइम मोबाइल पेमेंट सिस्टम प्रोसेस्ड 185.9 बिलियन ट्रांजैक्शंस इन 2024-2025, अकाउंटिंग फॉर रफली 84% ऑफ ऑल रिटेल डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम एंड रिप्रेजेंटिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 41.7%। ठीक है, नेक्स्ट, आरबीआई मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को भी मैनेज करने का काम करता है। एक्सट्रीम पुअर्टी इन इंडिया डाउन टू 5.3% इन 2022-2023 वर्ल्ड बैंक का कहना है। ठीक है, कब बना था वर्ल्ड बैंक? आप जानते हो 1944 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना, वाशिंगटन डीसी में। India's share of people living in extreme poverty measured at the new World Bank threshold of $3 per person per day in 2021 fell to 5.3% in 2022-2023, यानी कि जो गरीबी थी वो कह रहे हैं कि क्या हुई है? कम हुई है। ठीक है, द रिवीजन ऑफ द पोवर्टी लाइन इटसेल्फ मेक्स द अचीवमेंट मोर रिगोरियस बिकॉज USD 3 is
15% हायर इन रियल टर्म्स देन द अर्लियर 2.15। यानी कि पहले जो गरीबी रेखा थी इंटरनेशनल लेवल पे वो $2.15 थी। अब जो गरीबी रेखा की लाइन है वो लगभग कितनी हो चुकी है, $3 हो चुकी है। ठीक है, और उससे बहुत सारे लोग क्या निकले, भारत में गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ठीक है, इंडियाज अपडेटेड डाटा रिड्यूस्ड ग्लोबल एक्सट्रीम पुअर काउंट। ठीक है, अगर काउंट करोगे तो लगभग कितने लोग गरीब बचे हैं, 5.3% लोग ही गरीब बचे हैं, ऐसा कहना है। बाकी आप जानते हो हालात, है ना, हालात आप जानते हो। ठीक है, कि लगभग 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दिया जा रहा है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, और रमेश तेंदुलकर कमेटी 2009, देन उसके बाद रंगराजन कमेटी आई थी 2014। रमेश तेंदुलकर कमेटी का कहना था कि हमारे यहाँ पर जो आदमी अगर रूरल इलाके में रहता है और अगर वो 27 रुपये पर डे कमा रहा है, और अगर जो अर्बन में रहता है शहर में अगर वो 32 रुपीज़ पर डे कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है। उस हिसाब से हम बहुत कम गरीब हैं। ठीक है, और वैसे तो तुम हालात जानते हो, लेकिन हमें एग्जाम पास करना है, तो जस्ट रिमेंबर दीज डाटाज। ठीक है, जीडीपी बेस ईयर रिवाइज टू 2022-2023। हमारी सरकार ने जो जीडीपी का बेस ईयर है उसे घटाकर 2022-23 कर दिया है। पहले जीडीपी का जो बेस ईयर था वो 2011-12 था, अब हमने उसे चेंज कर क्या कर दिया है, 2022-23। देखो क्या होता है, सबसे पहले जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक किसी पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो पैसा फिनिश्ड प्रोडक्ट से, ठीक है, जो पैसा फिनिश्ड प्रोडक्ट से प्लस जो पैसा सर्विसेज से आता है, उस पैसे को काउंट करके हम क्या कहते हैं, जीडीपी कह देते हैं। तो जीडीपी को अभी तक हम मेजर कर रहे थे, ऑल्दो ये किसका पार्ट है, इको का, बट हाँ थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं, हम इको में पढ़ चुके हैं कि बेसिकली इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो जीडीपी है वो पहले हम काउंट करते थे 2011-12 से कि भाई हमारा इतना इंक्रीमेंट हुआ जीडीपी में, इतना हम परसेंटेज आ गया है। लेकिन बीच में कोरोना आ गया था, कोविड-19 2020 में सब ठप पड़ गया था। तो हमारी सरकार का कहना है कि हमने दोबारा से नई शुरुआत की है, तो हम क्या करेंगे, बेस ईयर किसे मानेंगे, जिससे हम कंपेयर करेंगे वो 2022-23 को मानेंगे। तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, 2022-23 को हमने क्या कर दिया है, बेस ईयर बना लिया है किसका, जीडीपी का। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, budget arithmetic for financial year 2026-2027 will use the higher nominal GDP, potentially lowering the headline deficit without changing cash spending. State GST compensation ceilings, ठीक है, ये सब इसमें कर दिया गया है ना। जस्ट आगे बढ़ जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। आरबीआई न्यू गोल्ड लोन रेगुलेशंस, आरबीआई के बारे में आप अच्छे से जानते ही हो। आरबीआई की अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलेट्रल डायरेक्शंस 2025 इसने रिलीज किया है, और इसके अंदर इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने इसके अंदर ये बताया है on 6th of June 2025, the effective no later than 1st of April 2026 consolidate dozens of the circulars into a single principle-based rule book that applies uniformly to the banks, cooperative banks and the NBFCs. जितने भी NBFC होते हैं, जितने बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, प्राइवेट है, सबके अंदर लागू होगा। The new framework caps the general loan to value ratio at 75%। यानी कि जो जनरल लोन टू वैल्यू रेशियो है ना, कितना पैसा आप लोन दे सकते हो, तो मैक्सिमम 75% ही उसकी वैल्यू का पैसा लोन दे पाओगे। ठीक है, स्पेशल कंसेशन रेज द LTV सीलिंग टू 85% फॉर द लोन्स अप टू 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए तक का लोन देना है तो आपको 85% तक दे सकते हो, रिफ्लेक्टिंग आरबीआई's पुश फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको पैसा देना है तो जितने की वैल्यू है उस वैल्यू का 75% ही आप लोन दे पाओगे। द आरबीआई हैज रेगुलेटेड लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड सिंस 1964, बट रूल्स differed across regulated entities, producing gaps in collateral valuation, cash disbursement, and auction conduct. Recent supervisory inspections uncovered over-leveraged bullet repayment products and opaque jewelry auctions at some NBFCs to harmonize practices, close conduct loopholes, and reflect the surge in small ticket gold loans. ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए ऐसा कर दिया गया है। कैश ऑन कैश डिस्बर्समेंट दिया जाएगा। Lenders may disburse a maximum of 20,000 रुपए in cash per borrower
आवर पर डे, एक दिन में लगभग 20,000 रुपए तक दे सकते हैं। गोल्ड लोन टेनोर्स आर कैप्ड एट 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ में आपको पैसा चुकाना होगा। वही सब बातें लिखी हुई हैं, तो जस्ट वन लाइनर न्यूज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आरबीआई आप जानते हो अच्छे से, है ना, क्या काम करता है क्या नहीं करता है। गवर्नमेंट नोटिफाइज SEZ रिफॉर्म्स, हमारी सरकार क्या करना चाह रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में रिफॉर्म करना चाहती है। क्या है, पहली बार ये आए थे 2019 में, इशूइंग ए सिंगल नोटिफिकेशन दैट स्लैशेस द मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट फॉर हाईटेक जोन्स, रिलैक्सेस एनक्यूम्ब्रेंस फ्री लैंड नॉर्म्स, permits limited domestic tariff area DTA sales on an equal duty basis and allows free of cost goods to count towards the net foreign exchange obligation. The reform package widely viewed as the first brick in the coming Desh Act regime, इसको देश एक्ट भी कहा गया, targets semiconductor fabs, electronic component makers, contract manufacturers and service exporters, and is expected to unlock brownfield conversion of ideal SEZ drawn in the capex heavy cheap investors and the raise export competitiveness। तो देखो सिंपल ये है, बाबा कल्याणी रिपोर्ट आई थी देश बिल पे, उसके बाद 2005 में आया था, याद रखना, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो एक्ट। इसमें यह है कि अगर तुम बाहर से कोई आता है और कोई, जैसे देखो रेयर अर्थ मिनरल होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, और हमारे जैसे क्रिटिकल मिनरल्स है 30 जो इंडिया ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, अगर कोई इनको मैन्युफैक्चर करने का प्लान करता है तो सरकार उसे लगभग 50 हेक्टेयर तक जमीन देती थी। आप आओ, आप प्लांट लगाओ, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर करो, जॉब क्रिएट करोगे, इकोनॉमी बूस्ट करोगे। अब हम उसे अमेंड करके कितना करना चाह रहे हैं, तो सीधा 50 हेक्टेयर से हम उसे लाना चाहते हैं, कितने पर, 10 हेक्टेयर पर लाना चाहते हैं। बस इतनी सी बात इसमें कही जा रही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। Minimum area for the semiconductor electronics SEZ cut to 10 hectare from 50 hectare. Multi-sector zones still require 50 hectare, जबकि बड़ी जो कंपनियां हैं उनको कम से कम 50 हेक्टेयर जमीन तो चाहिए। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि नहीं हम 50 हेक्टेयर जमीन नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 10 हेक्टेयर ही देंगे। यूनिट्स में सेल अप टू 25% ऑफ द लास्ट ईयर एक्सपोर्ट इनटू द DTA, वो सब उसमें अमेंड करने की बात की जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट इनपुट सेंट बाय द ओवरसीज कस्टमर्स, ऑपरेशनल बेस, ठीक है, अलाइनमेंट विद द अदर इंसेंटिव स्कीम से अलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेस्टमेंट, है ना, PwC estimates the 10 hectare rule could cut fab park cap by 8 to 10% हो गई। अब जब जमीन कम दोगे तो एक्सपोर्ट भी कम ही होगा, ठीक है, वही सब बात की जा रही है। मिनिमम लैंड मल्टी प्रोडक्ट, है ना, 50 हेक्टेयर, ठीक है, उसके बाद 50 हेक्टेयर मिनिमम लैंड सेमीकंडक्टर को 50 से 10 कर दिया जा रहा है, ठीक है। जबकि आप देखोगे कि इंडिया में पहली चिप बनेगी, ऐसे न्यूज चलती है, लेकिन कहाँ से बनेगी, आप जमीन तो दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। फर्स्ट जीन एडिटेड शीप मार्क्स माइलस्टोन इन द लाइवस्टॉक बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, जो जम्मू कश्मीर है उसकी जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, उस शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने पहली मैरिनो लैम्ब ब्रीड की है, ठीक है, जिसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो सिंपल याद रखना उसमें मायोस्टैटिन का यूज किया है। मायोस्टैटिन जीन का जो कंप्लीटली इंडियन है उसके DNA में चेंज किया गया और उसे लैब में बनाया गया। तो याद रखना एक भेड़ है, ठीक है, भेड़ का बच्चा है मेमना, इसको लैब में तैयार किया गया है। क्यों? क्योंकि फूड क्राइसिस से निपटने के लिए, क्योंकि आप देखोगे पहाड़ी रीजन्स में सब नॉनवेज खाते हैं मोस्टली, वहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह है भी नहीं, तो क्या करने, वहाँ पर क्राइसिस रहते हैं, तो हम चाहते हैं फूड क्राइसिस ना हो, तो हमने क्या किया, लैब में तैयार कर दिया। तो ज़्यादा वजन का होगा, ज़्यादा भारी होगा, ठीक है, तो ज़्यादा फूड बनेगा और कुछ नहीं है, और इनसे ऊन बनता है तो ज़्यादा ऊन वगैरह भी बना लिया जाएगा, उस पर्पज से इसको किया गया, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, स्कूआस्ट, ठीक है। टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, तो याद रखना राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन क्रिस्पर कॉम्प्लेक्स, ये टेक्नोलॉजी है जिसमें MSTN जीन को इंजेक्ट किया गया और उसके बाद क्या किया गया, इससे लैम्ब को बनाया गया, ठीक है, कहाँ पर, लेबोरेटरी के अंदर। कौन सी यूनिवर्सिटी है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी, बस ये याद रखना है, ठीक है। इससे वूल सेक्टर में फायदा होगा। मीट लगभग 30% ऑफ द मसल इंक्रीज। अब जो एक मेमना जो नेचुरल होता था उससे इस लैब में तैयार किए हुए मेमने में लगभग 30% ज्यादा मीट है, तो सोचो ज्यादा लोगों को खाना पहुंचाया जाएगा, फूड क्राइसिस से निपट लिया जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं ना, चावल ऐसा उगाने लगे हैं जिसमें पानी कम चाहिए होता है ताकि वाटर क्राइसिस से निपटा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR।
अभी हमारी एक रिपोर्ट आई है 2024 की, जिसमें हमने स्पेस के बारे में बताया कि हमने पिछले साल स्पेस में क्या क्या किया। देखते हैं क्या क्या किया हमने। 136 इंडियन स्पेसक्राफ्ट भेजे हमने, ठीक है। सिंस 1975 से इंडिया ने लगभग 136 इंडियन स्पेसक्राफ्ट वहां पे डाले हैं। 22 लो अर्थ ऑर्बिट है, 31st जियो सिंक्रोनस जो आपकी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ठीक है। 5 लॉन्च की हमने श्रीहरिकोटा से, PSLV C58, 16, D3, C59 एंड C60, ये लास्ट ईयर के डाटा है, ठीक है। और ये हम आपके इसरो DRDO वाले लेक्चर में पहले से कवर कर चुके हैं। 3665 ऑब्जेक्ट हमने अब तक लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ा होगा हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमने डॉकिंग भी स्टार्ट कर दी थी, है ना। वो सब डाटा जस्ट आपको रीड करना है, इसरो की न्यूज़ है पूरी की पूरी, है ना। जैसे हमने वो किया था चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, ये सब याद रखना। यहाँ पर एक और है, इंडिया डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंट एट द 42nd IADC मीट टू मेक ऑल मिशंस डेब्रिस फ्री बाय 2030, यानी कि हम चाहते हैं 2030 तक हम जितने भी मिशन लॉन्च करेंगे वो सब डेब्रिस फ्री होने चाहिए। डेब्रिस मतलब कचरा, उससे स्पेस में कचरा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी उसमें कहा गया है। ये हमारा टारगेट है, ध्यान रखना। किचन एंड मेनार एज न्यू रामसर साइट, आपने पढ़ा होगा, है ना। ये आपके फोर्टनाइटली हैंडआउट्स की भी न्यूज़ है कि जो खीचन है और जो मेनार है, जो बेसिकली राजस्थान में है, इन दोनों को किस में ऐड कर दिया गया है, तो याद रखना रामसर साइट। और रामसर साइट क्या होती हैं, तो जो वेटलैंड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रामसर साइट कहा जाता है। और इनके ऊपर फर्स्ट कन्वेंशन कब हुआ था, तो याद रखना 2 Feb 1971 में हुआ था। और इसीलिए 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी मनाते हैं, ठीक है। क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे इंडिया कब ऐड होता है इसमें, तो इंडिया ऐड हुआ था आपका 1982 में, और इंडिया में इसी के साथ कितनी साइट हो गई है, 91 हो गई है। तो आपको बस इस साल की ऐड हुई ही चीज़ें याद रखनी है। रामसर साइट वो होती है क्योंकि ये ईरान के रामसर शहर में मीटिंग हुई थी, इसलिए रामसर साइट कहते हैं। वेटलैंड्स वो होती हैं जो गीली भूमि होती है, आर्द्र भूमि कहते हैं, गीली जमीन। एक ऐसा इलाका जहाँ सिर्फ जंगल और जंगल हो, जंगली जानवर हो, तो वो नेशनल पार्क होता है। एक ऐसा इलाका जो पानी के आसपास है, रिवर के पास, है ना, किसी मैं कह सकता हूँ कि तालाब के पास, झील के पास, और वहाँ पर कोई स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फौना है, तो उसे प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, उसे रामसर साइट कह देते हैं, ठीक है। तो इतनी अब भारत में 91 हो चुकी हैं। लास्ट की 2 जरूर याद रखना। और यहाँ पर डेमोइसेल क्रेन पाया जाता है, ठीक है। ये सब नहीं रट्टे मारने हैं कितने हेक्टेयर का है, कितना स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। जस्ट बेसिक वन लाइनर में। और होता क्या है, और 2 फरवरी को क्या बनाते हैं, आपका वेटलैंड्स डे। और ये है आपका व्हाइट रम्प्ड वल्चर, ये पाया जाता है, ठीक है। इन सबको देखकर इसको बना दिया गया है। रामसर कन्वेंशन वही सब बात कर रहा है। सिंस इट्स अडॉप्शन इन 1971 एंड एंट्री इनटू फोर्स इनटू द 1975। तो अगर पूछे रामसर कन्वेंशन कब आता है फोर्स में, तो 1975। होता कब है, 2 फरवरी 1971। फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी आप पढ़ चुके हो कि 1973 में क्या आया था, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर किस एक्ट के अंडर में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया था ये, 1972, इसी के अंडर ही आता है। तो इसमें क्या हुआ था, इसके 50 साल पूरे हो गए थे, और 50 साल कब पूरे हुए थे, 2023 में। तो हमने क्या किया था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया था, जिसमें कि टोटल 7 बिग कैट थी, ठीक है। दुनिया में 9 होती हैं, 7 उसमें डालेगी, जिन 7 में 2 भारत में नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते, तो आपने पढ़ा था प्यूमा नहीं मिलता, और इसमें जैगुआर नहीं मिलता, ठीक है। और इसमें क्या नहीं है, तो इसमें ब्लैक पैंथर नहीं है। क्यों नहीं है ब्लैक पैंथर, क्योंकि ब्लैक पैंथर नाम का कोई जीव नहीं होता है। जो लेपार्ड होता है तेंदुआ, उसी के अंदर क्या हो जाता है, मेलानिज्म हो जाता है। तो ड्यू टू मेलानिज्म लेपार्ड का कलर ब्लैक हो जाता है, तो हम उसे ब्लैक पैंथर कह देते हैं ना। तो अभी उसको लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। तो जो हमारे मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, है ना, एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, पहली इसकी असेंबली को इनॉग्रेट किया, ठीक है। जिसमें 5 साल का टारगेट है, $100 मिलियन उसमें इंडिया ने डाले हैं, ठीक है। जब इसको 60+ कंट्रीज रेटिफाई कर देंगी, तो उसके बाद ये
ट्रीटी काम में आ जाएगी। इसमें टाइगर है, लोइन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, जैगुआर है, प्यूमा है और चीता है। भारत में आपका जैगुआर और प्यूमा नहीं मिलता है, बाकी पांचों भारत में मिल जाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना। वही सब बातें लिखी हैं। इंडिया ने वन टाइम फंडिंग की 150 करोड़ रुपए की। ठीक है, इसमें अभी जब 60 मेंबर हो जाएंगे तो इसको रेटिफाई कर लिया जाएगा। अभी इसमें 4 ही मेंबर हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इंडिया है, निकारागुआ है, एस्वातिनी है और सोमालिया है। ठीक है, तो अभी 4 हैं, जब 60 होंगे तो ये फुली फंक्शनल बन जाएगी। अब इसमें भूटान भी आया था, कंबोडिया भी आया था, गिनिया भी आया था, कजाकिस्तान भी था, लिबेरिया भी था, सोमालिया भी था, सूरीनेम भी था। अगर ये लोग भी इसको वो कर लेते हैं रेटिफाई तो डेफिनेटली नंबर बढ़ जाएगा, है ना। देखो ये बने हुए भी हैं, ये टाइगर होता है, ये लॉयन होता है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। तो भारत में ना प्यूमा मिलता है ना भारत में जैगुआर मिलता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 150 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे 5 साल के लिए, 2027-28 तक। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, हम पढ़ भी चुके हैं पहले। इंटरनेशनल न्यूज, पॉलिटिकल, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। आप जानते हो ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चली आ रही है। एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट किस किस के बीच में? तो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट थी आपकी ईरान और इजराइल, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट आज तक किस नाम से चल रही थी? इजराइल हमास। इजराइल ने पूरे हमास को खत्म कर दिया, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इस मंथ की जीके मंत्रा पढ़ रहा होगा उसे पहले की चीज नहीं पता होंगी, है ना। अगर फिर भी ऐसा है तो आप यूट्यूब पर जाइए, वहां पर एक नाम डालिए, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बाय क्लैट प्रेप एजुकेशन। वहां पर आपको मेरा एक लेक्चर मिल जाएगा, आपको सारी डिटेल वहां से क्लियर हो जाएंगी। क्यों लड़ रहे हैं, क्या रीजन है ना, कैनान क्या होता है, आइजैक कौन था, इस्माइल कौन था, अब्राहम कौन था, कितनी बार लड़ चुके हैं। तो जो ईरान था वो प्रोक्सी वॉर कर रहा था ना, जैसे भारत में अभी पहलगाम हुआ था तो लश्कर ए तैयबा का जो प्रोक्सी ग्रुप था, कश्मीर आपका जो आपका TRF, उसने अटैक करवाया था द रेजिडेंस फ्रंट। ऐसे वहां पर तो इजराइल ने क्या कर रखा, ईरान ने क्या कर रखा था, वहां पे हमास ग्रुप बना रखा था पैलेस्टाइन में। देखना वो लेक्चर, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ यहाँ पर जो है ना। अब उसने लेबनान में हिजबुल्ला बना रखा था 1982 से, है ना। यमन में हाउदी बना रखा था। इस बार ये डायरेक्टली लड़ पड़े। जो डायरेक्टली लड़ पड़े तो ऑपरेशन राइजिंग लोइन इजराइल ने लॉन्च किया, ठीक है, जिसमें 200 फाइटर बॉम्बर्स यूज किए उसने। और उसने ईरान के जो नतांज जगह है उसको क्या कर दिया, उड़ा दिया। क्योंकि यहाँ पर वो क्या बना रहा था, न्यूक्लियर बॉम्ब। उसने कहा कि मैंने 60% न्यूक्लियर बॉम्ब को क्या कर लिया है, बना लिया है ना। 90% उसका हो जाएगा तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। सीधी धमकी दे दी। तो इनको लगा कि बना लेगा तो इजराइल पे मार देगा, इजराइल मार देगा, इजराइल खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वहाँ पे बॉम्ब डालने शुरू कर दिए। अब इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया। अब वो थ्रेट देने लगा अमेरिका को, है ना, उसको दूसरा सपोर्ट मिलने लगा। तो उसने क्या किया, इन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लोइन किया, उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च कर दिया। जब ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया, ट्रू प्रॉमिस 2, उधर से उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लोइन किया। फिर बीच में अमेरिका की एंट्री होगी। अमेरिका ने क्या किया, मिडनाइट हैमर लॉन्च किया और उसके ऊपर B2 बॉम्बर्स डाल दिए, जो उसने पुतिन के साथ मीटिंग में भी ऊपर से उड़ा के दिखाई थी। आप जानते हो, न्यूज़ पढ़ते हो गया, आई होप, है ना। तो वो वाली न्यूज़ कहानी बनी, ठीक है। तो वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका नतांज है, इस्फहान है, यहाँ पर उसको डाला जा रहा था। तेहरान उसकी कैपिटल है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डजन्स ऑफ द टैंकर्स कैरी आउट एरियल रिफ्यूलिंग, है ना। B2 बॉम्बर्स, है ना, पाकिस्तान का यूज किया और उन्होंने वहां पर डाल दिया। और उसको लगभग कितना पीछे कर दिया, तो लगभग उसको 2 से 3 साल पीछे कर दिया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। जिस दिन बन गए वो किस में डाल देगा, किस पे, इजराइल पे डाल देगा, ये डेफिनेट है। Netanyahu cited the begin doctrine to justify a preemptive strike on any state nearing nuclear capability। उसने कहा कि अगर कोई नियर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के पास है तो हमें उसे मारना, हमें उसे खत्म करना हमारा क्या है, पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि वो एग्जिस्टिंग थ्रेट है उनके लिए, इजराइल की एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। हाउदी ने फिर अटैक कर दिया, है ना। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। ईरान वाज द सेकंड मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट टू रिकॉग्नाइज इजराइल इन मार्च 1950 आफ्टर द टर्की। ईरान एक जमाने में उसे रिकॉग्नाइज कर रहा था, फिर उनके रिश्ते बिगड़ने के साथ साथ धीरे धीरे उनमें आपस में लड़ाई होने लगी, ठीक है। ये है ईरान, ये है आपका इजराइल, बीच में इराक भी है, सीरिया भी है, जॉर्डन भी है, सऊदी अरब भी है, कुवैत भी है। तो ये डायरेक्टली नहीं लड़ता था। ये लेबनान में इसने हिजबुल्ला बना रखा था, ठीक है। इसने यहाँ पर पैलेस्टाइन के अंदर इसने क्या बना रखा था, आपका हमास बना रखा था, ठीक है। ऐसे ये मिलिटेंट ग्रुप बना के बैठा होता है।
आज तक लगभग 10 बार लड़ चुके हैं, है ना, डायरेक्टली आमने सामने डायरेक्टली इस बार लड़े थे, 12 दिन बाद लड़ाई खत्म हो गई। 1982 के शो ईरान क्रिएट्स एंड आर्म हिजबुल्लाह इन लेबनान, वही सब लिखा है, हिजबुल्लाह बना दिया उसने, है ना। और ईरान कैसा देश है, शिया कंट्री है, याद रखना दुनिया में 2 तरह के मुसलमान होते हैं, शिया और सुन्नी। शिया का मानना है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो वंशज है वो हमारे भगवान, हम उनकी पूजा करेंगे, जैसे खमेनी ईरान का जो हेड है। और सुन्नी मानते हैं कि आपके जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उन्होंने कहा था मेरे बाद किसी की पूजा मत करना, कोई भगवान नहीं है, है ना, तो वो सुन्नी कहलाते हैं। तो ये शिया है बेसिकली, है ना। वो देखो मैप से भी समझा रखा अच्छे से, इनके मैप ये सब पता होना चाहिए। यमन में हाउदी है ना, ये लोग भी परेशान करते हैं, ठीक है ना। ये रेड सी से कोई भी पास होता है ट्रेड वगैरह, आपने पढ़ा था ना, स्वेज कैनाल यहीं पर तो बनी हुई है, उसके ऊपर अटैक मार देते हैं ना। फिर जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक मारना शुरू कर दिया। यहाँ पर ईरान में एक पोर्ट भी है, चाहबार पोर्ट, जो हमने 10 साल के लिए लीज पर ले रखा है ना। इजराइल में एक है, कौन सा आपका, जिसको अडानी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाइफा पोर्ट है ना, वो चाहबार है, वो हाइफा पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑपरेशंस हो रहे थे तो हमने एक ऑपरेशन, लड़ाई हो रही थी तो हमने ऑपरेशन लॉन्च किए, ऑपरेशन सिंधु, ये भी याद रखना। ऑपरेशन सिंधु, आप कहीं ऐसा मत कर देना कि पाकिस्तान से लड़ाई में सिंधु नदी को बंद कर दिया था पानी, नहीं। ऑपरेशन सिंधु हमने ईरान में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए लॉन्च किया था, जो हमारे इंडियंस फंसे हुए थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। काफी इसमें लिखा हुआ है, जस्ट रीड कर सकते हो आप, ठीक है, मैंने थीम समझा दी है। यूके पार्लियामेंट पासेस असिस्टेड डाइंग बिल, तो सिंपल 1 लाइन में याद रखना, द यूके इज लैंडमार्क टर्मिनली इल, यानी कि जो टर्मिनली इल अडल्ट हैं उनको मारा जा सकता है, ठीक है, ऐसा बिल पास कर दिया उन्होंने, ठीक है। The vote followed 8 hours of the impassionate debate in which the Prime Minister Starmer वहाँ के PM है, supported the measure while cabinet members observed an official position of the neutrality। तो कुल मिलाकर इसे क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया है, ठीक है। जैसे भारत में अगर आप चाहते हो कि आप मरना चाहते हो तो याद रखना, इंडिया में आपको राइट टू सुसाइड नहीं है। अगर 4 डॉक्टर लिख कर देते हैं तो उसी के बाद ऐसा हो सकता है, आपने अरुणा शानबाग वाला केस पढ़ा होगा, 1973 में उसके साथ रेप होता है, फिर वो कोमा में चली जाती है, उनके सर पे चोट लग जाती है, 42 ईयर्स वो कोमा में रहती है। फिर सरकार कहती है 2011 में, सुप्रीम कोर्ट कहती है 2011 में कि ठीक है आप पैसिव यूथानेशिया देकर मार सकते हो, लेकिन जब तक पैसिव यूथानेशिया दिया जाता, क्योंकि वो 42 साल से कोमा में थी, तो 2015 में उससे पहले ही उनकी क्या होती है, निमोनिया से डेथ हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो इंडिया में राइट टू लाइफ तो है लेकिन राइट टू सुसाइड नहीं है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर बिल पास हो गया है कि अगर कोई टर्मिनली इल है तो उसको मारा जा सकता है। एप्लीकेशन जो है वो लगाएगा, वो एप्लीकेंट मस्ट बी 18 साल से ऊपर होना चाहिए, रेजिडेंट इन द इंग्लैंड वेल्स में कम से कम 12 महीने से रह रहा हो, ठीक है, उसके साथ जीपी में रजिस्टर्ड हो, और उसके कुछ इनएविटेबली प्रोग्रेसिव इलनेस होनी चाहिए जिसके अंदर लगभग 6 महीने के अंदर उसकी वैसे डेथ हो जानी है, वो खुद से दुखी है, परेशान है, तो उसको मारा जा सकता है। दे मस्ट पोजेस मेंटल कैपेसिटी एज डिफाइंड बाय द मेंटल कैपेसिटी एक्ट 2005। वहाँ पर एक एक्ट है जिसमें मेंटल कैपेसिटी एक्ट है, वो उसके डिफाइन होना चाहिए, यानी कि उसको पता होना चाहिए वो क्या करने वाला है, तो उसको मारा जा सकता है। तो सिंपल याद रखना, इंडिया से कंपेयर करना, इंडिया में ऐसा कुछ अलाउ नहीं है, ठीक है। आपको बस पैसिव यूथानेशिया दे सकते हो, वैसे किसी को मारना अलाउ नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आगे आ गया ये। हाँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। आपसे बस इंडिया से ही कंपेयर कराएगा, उससे ज़्यादा नहीं कराएगा, है ना। और जस्ट हम जी के मंत्रा रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हैं, ये बात भी हमेशा दिमाग में रखनी है, ठीक है, क्योंकि हम हैंडआउट वगैरह में ये चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ चुके होते हैं। 51st G7 समिट, इस बार की जो 51st G7 समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है, कनास्किस, ठीक है, कनाडा में,
G7 बना कब था? 1975 में बना था, ध्यान रखना। जब बना था तो इसमें 6 मेंबर थे, फिर एक जुड़ा कब? 1976 में। ये कौन जुड़ा? कनाडा, ठीक है। फिर आगे चल के 1998 में ये कितने हो गए? 7 हो गए। 7 + 1 8 हो गए, इसे G8 कहा जाने लगा। ये कौन जुड़ा इसमें? रशिया जुड़ा। रशिया बोला मैं सुधर गया, उसको जोड़ लिया गया, ठीक है। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर दिया, तो रशिया को वहां से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो आज के दिन इसमें 7 ही मेंबर है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और आपका यूनाइटेड किंगडम और यूएसए और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ये सारे वहां पर अवेलेबल भी थे, ध्यान रखना। इसमें आपके उसको बुलाया गया था, क्या नाम है, आपके यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी, है ना, इन सबको भी उसमें बुलाया जाता है। इंडिया उसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया को एज ए चीफ गेस्ट वहां पर बुला लिया जाता है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। लेकिन हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पहले इन्होंने बुलाया नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमारे और कनाडा के रिलेशन अच्छे नहीं है जब से हमने हरदीप सिंह निज्जर जो उसका एनकाउंटर वगैरह हुआ था उसके बाद से। लेकिन फिर बाद में भारत को इनवाइट कर लिया गया, लेकिन उन्होंने पहलगाम पे कुछ नहीं बोला, तो भारत थोड़ा सा नाराज भी था, ठीक है। जेलेंस्की को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि अमेरिका ने उससे क्या कर लिया था? डील साइन कर ली थी। कौन सी? जो आपका क्रिटिकल मिनरल्स वाली डील साइन कर चुका होता है, ठीक है। तो वही सब बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान, पोजिशनिंग इटसेल्फ एज बोथ ए सोर्स ऑफ लिथियम एंड ए प्रोसेसिंग हब। वैसे कौन है? चाइना। और ये सारे चाइना के अगेंस्ट जाते हैं, आप जानते हो अच्छे से। तो वो क्या बनाना चाहते हैं? लिथियम ट्राइंगल डायलॉग 2026 में करने वाले हैं। याद रखना, G20 G7 की लिथियम ट्राइंगल डायलॉग 2026 कहां पर होगी? इंडिया में होगी। ये भी फैक्चुअल डाटा याद रखना एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जस्ट इसको रीड भी करना है, ठीक है। हम जस्ट रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो एक एक लाइन पढ़ना पॉसिबल नहीं है। SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीट, जो आपका संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कब बना था? 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना, ठीक है, बीजिंग चाइना में। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी गए भी थे, कहाँ पे? चाइना, शी जिनपिंग से इनसे मिलके आए थे, आप जानते हो। इसकी डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें राजनाथ सिंह जी गए थे, ठीक है। वो वापस क्यों आ गए थे? क्योंकि उन्होंने पहलगाम पे बात नहीं की थी। याद रखना, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान इसके अंदर कब जुड़े थे? 2017 में जुड़े थे। ये भी फैक्चुअल डाटा याद रखना, ठीक है। इस बार इसकी मीटिंग कहाँ हो रही है? चाइना में, ये भी ध्यान रखना। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन SCO? तो याद रखना, SCO में टोटल 10 मेंबर हैं। 2023 में 8 थे, 23 में ईरान जुड़ा, 9 हुए, 24 में बेलारूस जुड़ा, 10 हुए। तो एट प्रेजेंट देयर आर 10 मेंबर्स इन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ध्यान रखना। बेलारूस ने इसको ज्वाइन कर लिया है, एंटी नेटो भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये सारे के सारे देश जो हैं ये क्या है? नेटो के अगेंस्ट भी काम करते हैं। इसमें देखो, रशिया है, चाइना है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बेलारूस और ईरान है। ईरान तो आप जानते ही हो, है ना, मिडनाइट हैमर उसके ऊपर किया, अमेरिका से दुखी है, जिस दिन वो मना लेगा अमेरिका पे मार देगा, इजराइल पे मार देगा, आप ये बात जानते हैं, ठीक है। तो इसको एंटी वेस्ट या एंटी नेटो भी कहा जाता है। ब्रिक्स को एंटी वेस्ट कहते हैं, इसको एंटी नेटो कह देते हैं, ठीक है। संघाई 5, पहले इसका नाम था संघाई 5, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। तो अगर पूछे कौन कौन से 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, चाइना था, रशिया था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। जो 1996-97 में साइन हुआ था, उसके बाद 2001 में ऑफिशियल बन गए थे, डिक्लेरेशन ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद अब कितने हैं इसमें? टोटल 10 मेंबर है, ये भी ध्यान रखना। और अभी मोदी जी जाकर आए ही हैं जहाँ पर? चाइना। UN रिपोर्ट रेजिज अलार्म और 13 हंगर हॉटस्पॉट्स, ठीक है। जो आपका UN है, यूनाइटेड नेशन, आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। 24 अक्टूबर 1945 को बना था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UN? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? याद रखना, न्यूयॉर्क, है ना। ICJ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब इसी का पार्ट है। इसने 13 हॉटस्पॉट बताए जहां पर दुनिया में क्या चल रही है? भूखमरी चल रही है। कहीं पर क्लाइमेट की वजह से, कहीं पर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहीं पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, जैसे इजराइल हमास चल रहा है ना। तो वो 13 जगह के नाम बताए, तो जस्ट 1 लाइनर में याद रखने हैं। जैसे सूडान है, पैलेस्टाइन है, गाजा, साउथ सूडान, हाइती, माली, ये तो हाईएस्ट कंसर्न के है। और याद रखना, गाजा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द हंग्रियस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। उसे हंग्रियस्ट प्लेस भी कह देगा। लोग डेली सैकड़ों लोग मर रहे हैं भूखमरी की वजह से। रीजन कौन है? इजराइल ने अटैक कर रखा है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, कहीं आर्मड कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं इकोनॉमिक शॉक है, ठीक है। तो इन सब की वजह से ये डिक्लेयर किए गए हैं। गाजा, ठीक है, जो पैलेस्टाइन है, 2.3 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें 1.1 मिलियन जो है लगभग वो किस में है? कैटास्ट्रोफ,
ठीक है, यानी कि लगभग वहाँ पर ना के बराबर खाना लोगों को मिल पा रहा है, ठीक है। सूडान में 24.6 मिलियन पीपल है, उनमें से लगभग हाफ क्राइसिस में चल रहे हैं, ठीक है। साउथ सूडान में भी यही हाल है, लगभग 7.7 मिलियन पीपल जो हाफ पॉपुलेशन वो क्राइसिस में चल रही है ना। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, आप जानते हो, ठीक है। इंडिया की हालात बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत की या परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। न्यू नॉन परमानेंट कंट्रीज, यूएनएससी, आप यूएनएससी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ये यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? टोटल 15 मेंबर होते हैं। 10 क्या होते हैं? नॉन परमानेंट होते हैं। 5 क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। परमानेंट वो होते हैं जिनके पास वीटो पावर है। और किस किस के पास वीटो पावर है? तो एक है यूके, यूएसए, रशिया, आप सभी का फेवरेट, उसके बाद चाइना और फ्रांस, इनके पास वीटो पावर है। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है ये बदलते रहते हैं, ठीक है। तो अभी नए 5 बने हैं, आप जानते हो अच्छे से कौन कौन से 5 बने हैं, हम उनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। एक बहराइन जुड़ा है, एक कोलंबिया, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वही है जहां पर 80% दुनिया का कोबाल्ट मिलता है। लाइबेरिया और लात्विया, ये 5 उसमें जोड़े गए हैं, ये भी ध्यान रखना। इसको 186 वोट मिले थे, इसको 180, इसको 183, इसको 181 और इसको 178। कितने मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन में? आप जानते हो 193 + 2 कौन है? तो 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। कौन कौन से? पैलेस्टाइन और वेटिकन सिटी। पैलेस्टाइन को क्यों नहीं ऐड कर रहे आप जानते हो? क्योंकि वहां पर इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें 5 मेंबर नए जुड़ गए और कुछ नहीं है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन इसने लिखा हुआ है। इंडिया भी इसका 2020 से 22 तक मेंबर रह चुका है पहले, अभी पाकिस्तान इसका मेंबर है। यही तो वजह है कि पाकिस्तान को सपोर्ट मिल गया, इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान को टेरर कैंप का हेड बना दिया गया है ना, तो उसके पीछे भी यही एक रीजन है। 11th इंटरनेशनल योगा डे, 11th इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, 21 जून को आता है। क्यों आता है 21 जून को? क्योंकि सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। उस दिन क्या होता है? समर सोलिस्टाइस होता है ना, जो हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो हमारे सन के सबसे नियरेस्ट होता है, इसे हम समर सोलिस्टाइस कहते हैं। 21 जून, या हम इसे कहते हैं लॉन्गेस्ट डे ऑन द आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर। आज से इसके अपोजिट चला जाऊं तो 22 दिसंबर क्या होता है? लॉन्गेस्ट नाइट होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि जो सन होता है वो फारदेस्ट होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर से और नियरेस्ट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर से। तो उस दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे, यहाँ लॉन्गेस्ट नाइट, तो यहाँ लॉन्गेस्ट डे तो वहाँ लॉन्गेस्ट नाइट। आप जानते हो सोलिस्टाइस क्या होते हैं, ठीक है, 21 जून और 22 दिसंबर। इसका है ना क्या बनाया गया थीम? योगा फॉर वन हेल्थ, वन अर्थ, वन हेल्थ, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून, ठीक है। किसने रेजोल्यूशन रखा था? याद रखना, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने रखा था 2015 में कि हम इंटरनेशनल योगा डे वगैरह बनाएंगे। उसके बाद हम इसे बनाने लगे थे, ठीक है, 2014 में, सॉरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या होता है? समर सोलिस्टाइस होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, तो हमने इसको चूज कर लिया था। और इसमें हम इसको सिंबल ऑफ लाइट, एनर्जी एंड बैलेंस को मानते हैं, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। कौन से एसडीजी में आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 3 में आता है, गुड हेल्थ के अंदर, और 13 में आता है क्लाइमेट एक्शन, दोनों में से इंक्लूड किया गया है। हाई सीज ट्रीटी रेटिफाइड एट यूएन ओशियंस कॉन्फ्रेंस। देखो हाई सीज ट्रीटी क्या है, सिंपल समझना। आपने कभी ये सुना होगा कि आपके जो वो होते हैं, एक होता है आपका टेरिटोरियल जोन, एक होता है आपका कॉन्टाजियस जोन, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि ये इंडिया है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या बना हुआ है? तो ये आपका है अरेबियन सी, ठीक है, और ये आपका क्या बना हुआ है? तो ये है बे ऑफ बंगाल। तो कितना रीजन पानी में मेरे पास है? तो मैंने कहा यहाँ से जब इधर आऊंगा तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स क्या होता है? टेरिटोरियल जोन, ठीक है। 24 नॉटिकल माइल्स क्या होता है? तो ये होता है आपका कॉन्टाजियस जोन। और आपका 200 नॉटिकल माइल्स क्या होता है? तो इसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड किसी का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, तो वहां पर अगर कोई कुछ भी एक्सट्रैक्शन करता है तो वहां की मैरीन लाइफ को क्या डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसे बचाने के लिए, उस ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उस लाइफ को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिसे BBNJ भी कहते हैं, जिसे हाई सीज ट्रीटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर पहली COP करने की बातें की जा रही है, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है।
जैसे हम सीओपी करते हैं ना एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वैसे हम क्या कर रहे हैं, ओशियंस को बचाने के लिए हाई सीज ट्रीटी कर रहे हैं। अच्छा, हाई सीज ट्रीटी कब एंड उसमें आ जाएंगी, स्टार्ट हो जाएगी जब इसको लगभग 60 कंट्रीज क्या कर लेंगी, रेटिफाई कर लेंगी, जैसे हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी इतने लोगों ने रेटिफाई किया नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कॉन्फ्रेंस जरूर हो रहा है, लेकिन आप याद रखना इसके ऊपर क्या नहीं हो रहा, आपका वो नहीं हो रहा, सीओपी नहीं हो रही है, वो होगी। कौन कौन सी 2 कंट्रीज थर्ड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस को कर रही हैं, तो इंडिया, फ्रांस और कोस्टा रिका। सी इज द राइट आंसर। आप जस्ट क्वेश्चन भी लगा सकते हो साथ में, तो आपको पूरी चीजें याद भी हो जाएंगी। यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट आई है, दुनिया में पॉपुलेशन क्या चल रही है, क्या चल रही है। यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन टाइटल द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस द परस्यूट ऑफ रिप्रोडक्टिव एजेंसी इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। और इसमें कहा गया कि जो फर्टिलिटी रेट है वो जितनी होनी चाहिए, क्या होती है फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट होती है कि कितने परसेंटेज या कितनी जो महिला होती है, एक महिला वो अपने लाइफ साइकिल में, जीवन में जितने बच्चे पैदा कर सकती है उसे क्या कहते हैं, फर्टिलिटी रेट। तो 1950s में जब हम आजाद हुए थे तो हमारी फर्टिलिटी ऑलमोस्ट 6.8 के आसपास थी। आज वो फर्टिलिटी रेट गिरकर जो स्टैंडर्ड होना चाहिए 2.1 का, उससे भी गिरकर कितनी हो चुकी है, उससे भी 0.1 नीचे गिर चुकी है, जो हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा क्राइसिस का पार्ट है। 2.1 होनी चाहिए लेकिन अब 1.9 हो चुकी है। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 146 करोड़ है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी रेट गिर रही है, बच्चे पैदा कम हो रहे हैं, और किसी भी देश को चलाने के लिए बच्चे चाहिए ना, वरना कैसे चलेगा देश। अगर सब बूढ़े हो जाएंगे तो आपका साउथ कोरिया और आपका जो जापान जैसे हालात हो जाएंगे ना। तो हमें पॉपुलेशन को मेंटेन रखना है, तो हमें पॉपुलेशन को बढ़ाना भी होगा, और उसके लिए बहुत सारे रीजन बताए गए। ठीक है, तो भारत में क्या बताया गया, तो भारत की फर्टिलिटी रेट 1.9 हो चुकी है, जो कि ग्लोबल से 2.1 से कम है। सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट कहां पर है दुनिया में, याद रखना। सबसे ज्यादा आज भी कहां बच्चे पैदा होते हैं, तो याद रखना नाइजर पहले नंबर पे है, नाइजर। ठीक है, जो ऑलमोस्ट 4 के आसपास है। इंडिया में बिहार पहले नंबर पे है, जैसा एज एक्सपेक्टेड हो ना, वहां पर लगभग 3 है फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक महिला एटलीस्ट 3 बच्चे तो पैदा करती है। ठीक है, सबसे कम किसमें, भारत में साउथ इंडियन स्टेट है, इसलिए तो डिलिमिटेशन के ऊपर परेशान है। वो कह रहे हैं कि 2050 में डिलिमिटेशन करना था कि हम पॉपुलेशन बढ़ा लेंगे तब तक, है ना। हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं, है ना, जो कपल्स होते हैं वो क्रोनिक इलनेस होती है, इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है, जो भी है, ठीक है, उस वजह से नहीं कर पाते हैं। बिहार 3 है, मेघालय 2.9 है, उत्तर प्रदेश 2.7 है ना, ये जस्ट याद रखना। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है, हमारे को फर्टिलिटी रेट मेंटेन रखनी चाहिए, वरना 2070-80 के बाद पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन करेगी और कोई भी देश ओवरटेक ना कर ले। तो एक हेल्दी पॉपुलेशन का होना भी जरूरी है। ज़्यादा भी गलत है, अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इतनी रेट से नहीं गिरनी चाहिए जिस रेट से गिर रही है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्लाइन हो चुकी है। पहले 97 डेथ होती थी माओं की बच्चों को जन्म देते समय, अब वो लगभग कितनी हो चुकी है, पहले लगभग 130 थी, अब वो 97 हो चुकी है। तो ये भी अच्छी बात है। केरल में सबसे कम मोर्टेलिटी रेट, याद रखना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, है ना, जन्म देते समय माँ की जो डेथ हो जाती है महिला की, वो सबसे कम उसमें आपके केरल में है, अंडर 20 आ चुकी है। ऑल ओवर इंडिया 97 है, जो कि अभी भी ठीक नहीं है, कम होना चाहिए, है ना। इतने सारे साधन होने के बाद, रिसोर्सेज होने के बाद, मेडिसिन हेल्थ फैसिलिटी होने के बाद भी अगर डेथ हो रही है तो हमारी गलती है, उस पर ध्यान देना चाहिए, बस वही कहा गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। इसमें कहा गया कि कितना ग्लोबली देखा जाए तो जेंडर गैप कहां पर है। The world has closed 68.8% of the overall gender gap, just 0.3 points from 2024. ठीक है, इंडिया कौन से रैंक पर है, इंडिया 131st पर है, ध्यान रखना, जिसमें 64.4% वुमेन है। तो सिंपल याद रखना। ठीक है, As the world navigates economic uncertainty, the future of growth is tied to achieving gender parity, which currently lies 120 years away. 68.8% पे क्लोज हो गया है। ठीक है, The aggregate parity score rose to 68.8%, the fastest annual gain since 2021. इसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी काउंट किया जाता है, इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन भी, कि महिलाओं का कितना है, एजुकेशन कितनी मिलती है महिलाओं को, हेल्थ कितना मिलता है महिलाओं को, है ना, ये सब देखा गया। तो भारत 131st पे है। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना है। पहले नंबर पे आइसलैंड है। ठीक है, आपको पहला और लास्ट और इंडिया से मतलब है, बाकी सब नहीं याद करना होता है। पहले पे आइसलैंड 92.6, बॉटम 10 में कौन है, पाकिस्तान सबसे कम है। ठीक है, और इंडिया आप जानते हो 131
फर्स्ट पे है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जेंडर गैप की बात कर रहा हो, जैसे अगर भारत की बात की जाए तो सेक्स रेशियो कितना है, तो लगभग ओवरऑल 943/1000 था। सबसे ज्यादा गैप किसमें था, हरियाणा में 877/1000, यानी कि अगर 1000 लड़के हैं तो शादी करने के लिए लगभग 877 ही लड़कियां अवेलेबल है। इसे हम सेक्स रेशियो भी कह देते हैं, ठीक है। और हरियाणा का बहुत ज्यादा गैप था, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट किया गया, कब, 2015 से। सबसे ज्यादा किसमें था, केरल में 1040/1000, यानी कि 1000 लड़के हैं तो शादी करने के लड़कियां 1040 हैं, ठीक है। तो उसका रेशियो इतना था, सबसे कम इतना था, ओवरऑल 943 था, ये भी ध्यान रखना। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रेशियो बढ़ा भी है, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो भारत की रैंक 131 है आउट ऑफ 148 इकोनॉमीज, ये भी ध्यान रखना, जिसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और इन सब की बात की जाती है, ठीक है, कि महिलाओं का कितना पार्टिसिपेशन है किस फील्ड में। अगर मैं यहीं पर इस गैप को है ना, ये जो जेंडर गैप है इसको अगर मैं लिटरेसी से काउंट कर दूं तो लिटरेसी गैप में आप पढ़ोगे कि भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी गैप आपके राजस्थान में मिलेगा, 27% लिटरेसी गैप है। अगर यहाँ का मेल अगर 79% पढ़ा लिखा है तो यहाँ की फीमेल 52% ही पढ़ी लिखी है। सबसे कम लिटरेसी गैप कहाँ पर है, तो आपके मेघालय में है, 3% का गैप है लड़का और लड़की की पढ़ाई में, है ना। तो ऐसी रैंक भी कई बार आ जाती है, तो सिंपल सा इसे ध्यान रखना है, वन लाइनर में याद कर लेना है, फर्स्ट लास्ट और इंडिया का स्टेटस। बाकी तो ये पढ़ने वाली चीजें हैं, है ना। वुमेन पार्लियामेंट में 13.8% हो चुकी हैं, ठीक है, जबकि हमने रिजर्वेशन दिया है कितना, 33% को, जो 2029 से लागू हुआ, 2029 से हुआ था ना अभी 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 कि कम से कम 33% वुमेन होनी चाहिए लोकसभा में, उसमें विधानसभा में। अभी ये कितना है, 13% है, तो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन को बढ़ा रहे हैं, इसे हम जेंडर गैप कह देते हैं। सेक्स रेशियो एट बर्थ, वही सब बात कर रहा है जो अभी हमने कहा था ना, जो ऑलमोस्ट 925/1022 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं नया डाटा जब आएगा हम इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। वो 2011 का डाटा है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, ठीक है, कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कितने हैं, 17। उन 17 गोल्स को अचीव करने का टारगेट ईयर है 2030, ठीक है। तो कोई भी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रैक पे नहीं है। फ्यूअर देन 1/5 ऑफ द 169 टारगेट शोज सफिशिएंट हेडवे एंड वाइडनिंग फाइनेंसिंग एंड जियोपॉलिटिकल गैप्स थ्रेटन टू रिवर्स गेन्स ऑलरेडी मेड। तो हमें उन्हें अचीव करना है। हमारा टारगेट ईयर 2030 है, लेकिन हम नजर नहीं आ रहे कि हम उसे अचीव कर पाएंगे। The average global sustainable development goal index score sits just above 70% of the distance to 2030 target, है ना। अभी 70% ही अचीव कर पाएंगे हम, 17 है, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की अंडर 100 है, यानी कि 99th रैंक पे भारत लाई करता है। तो वन लाइनर में भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। भारत कितने पे, 99th पे है, ठीक है। India rises to 99th place out of 167 countries in Sustainable Development Report 2025। ओवरऑल स्कोर है इंडिया का 66.95%। बस इतना याद रखना, ठीक है। जैसे जल जीवन मिशन, ठीक है, 15 करोड़ लोगों को रूरल टैप वाटर दिया हमने, ठीक है। SDG 7 हमारा अच्छा है, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, जल जीवन, क्लीन वाटर, इसमें हमने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये 17 है, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे याद कर लेना, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, आपसे पूछ लेता है, ठीक है। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं, ठीक है। भारत की रैंक कौन सी है, 99th। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। जस्ट जी के मंत्रा को रीड करना है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हम डेली न्यूज़ एनालिसिस में, ठीक है, करंट अफेयर्स में, फोर्टनाइटली हैंडआउट्स में पढ़ चुके होते हैं। जस्ट एक बार रीडेबल पर्पज से पढ़ना है, हाईलाइट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और उसके बाद उस एग्जाम के टाइम पर उसे रिवाइज भी कर लेना है। ओके, मिलते दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।